जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाए हैं, टैरिफाइंग टाइम्स कर दिया है पूरी दुनिया भर में। अब आप जान लीजिए कि उधर टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने और यहां पूरी दुनिया भर की बाजार एवरेज 5 से 10% गिर गई। कि दो देश हैं ए और बी और दो ही तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं, खाना और गाड़ी। जो खाना पैदा करने की कॉस्ट है वो 5,000 रुपए है और गाड़ी पैदा करने की कॉस्ट है 2 लाख रुपए। तो एज संकेत उपाध्याय, अगर आप देश ए में बैठे हैं तो आप बी से क्या चाहेंगे कि इंपोर्ट हो? तो खाना आपको 5,000 की जगह 1,000 में मिल रहा है और गाड़ी तो 2 लाख की थी, वो 2 लाख की ही मिल रही है। टेबल को देखकर आप एक चीज जरूर सोचेंगे कि यहाँ विनर्स तो हैं लेकिन लूजर्स भी हैं। तो टैरिफ जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल बन जाते हैं जिनसे आप ये जो लूजर्स हो गए हैं दोनों इकोनॉमीज में, उनको आप मरहम लगा दें। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड ऑफ द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप साहब ने जो टैरिफ लगाए हैं, टैरिफाइंग टाइम्स कर दिया है पूरी दुनिया भर में और उसकी वजह से कुछ लोग जैसे को तैसा टैक्स अपना भी लगा रहे हैं। इसके बेस में जो सबसे बड़ी चीज है वो है ट्रेड, यानी कि व्यापार। व्यापार होगा दो देशों के बीच में, तभी उसमें टैक्स लगा दिया जाएगा कि मुझसे ये लोगे तो उस पर इतना पैसा, मैं तुमसे ये लूंगा तो उस पर इतना पैसा और लूंगा। ये पूरी एक कर की व्यवस्था है, ट्रेड का टैरिफ। अब आप जान लीजिए कि उधर टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने और यहां पूरी दुनिया भर की बाजार एवरेज 5 से 10% गिर गई। हिंदुस्तान में भी 4% का हमें गिरावट देखने को मिली मंडे को। लेकिन एक तो ये बाजार क्यों गिर रही है, वो इसलिए गिर रही है क्योंकि ट्रेड सारे देश को इंपैक्ट करता है और इसी चीज को समझने का प्रयास आज हम करेंगे। एकदम बेसिक बात कि उस पर टैक्स लगा करके क्या करना चाहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा के पास चलते हैं। डॉक्टर बत्रा, शुरू कीजिए अपनी पाठशाला, बताइए। पहले तो ये बताते हैं कि जब आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं एक पीएचडी स्तर पे या मास्टर्स के स्तर पे, तो इकोनॉमिक्स में कई तरह की सब फील्ड्स होती हैं। तो जिन लोगों को मेरा परिचय एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट पता है, तो वो फील्ड है पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये है ट्रेड इकोनॉमिक्स। अब एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जब आप पीएचडी करते हैं या मास्टर्स करते हैं, तो आप 2 से 3 डिसिप्लिन में अपना हाथ साफ करते हैं। तो ऐसे में मेरा जो एक डिसिप्लिन है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो जब इलेक्शंस आते हैं वो आपको दिखता है, बीबी में भी दिखता है। और जो दूसरा है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के आसपास। तो ये जो आज का टॉपिक है ये राजनीति नहीं, ये आर्थिक नीति पर ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे संकेत आगे जैसे हम बढ़ेंगे कि इसमें राजनीति भी है। और ट्रेड एक ऐसा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में जहां राजनीति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हम केवल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के आधार पर देखें तो देशों को क्या करना चाहिए और अंत में देश कर क्या बैठते हैं, और उसके पीछे कारण होता है बहुत हद तक उस देश की इंटरनल राजनीति। तो ये जो आज का जो मैं ये प्रेजेंटेशन आपके साथ रहेगा मेरा, या जो आज का टॉक है, इसको मान के चलिए एक ट्रेड इकोनॉमिक्स का जो मतलब 101 कहते हैं ना, एकदम बेसिक क्लास मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे, उसकी स्लाइड्स में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब यही क्लास अगर अमेरिका में पढ़िएगा तो आप डॉलर में पैसे दीजिएगा इसके। तो ये हम आज रेड माइक के जरिए, जिस दिन भारत में मार्केट क्रैश हुआ है उस दिन हम आपको ये एक पब्लिक गुड की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो संकेत, एक सिंपल मॉडल है, इसमें सिंपल एक प्रेमाइस लेके चलते हैं और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, लेकिन कुछ चीजों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत सिंपल रहता है और उससे फिर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनते हैं। लेकिन वो जो सिंपल मॉडल को लेकर कंक्लूजन्स बनते हैं वो फिर भी अप्लाई करते हैं। तो एक सिंपल मॉडल लेते हैं कि दो देश हैं ए और बी और दो ही तरह की चीजें प्रोड्यूस करते हैं, खाना और गाड़ी। मतलब एक ऐसी दुनिया मान के चलिए जहां दो देश हैं
और केवल दो ही चीजें खपत हो रही हैं, एक खाना और एक गाड़ी। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये एक मॉडल का असम्पशन है ना। अब मान के चलिए कि जो ये हमने स्लाइड में दिखाया है कि जो देश ए है, यहाँ पे जो खाना पैदा करने की कॉस्ट है वो 5,000 रुपए है और गाड़ी पैदा करने की कॉस्ट है 2 लाख रुपए। देश बी जो है वहां पर खाना आप पैदा करेंगे 1,000 रुपए में और गाड़ी आप करेंगे 5 लाख। तो अगर ये देश आपस में व्यापार ना कर रहे हों तो आप सोच सकते हैं कि जो देश ए है वहां के लोग खाना खरीदेंगे तकरीबन 5,000 से 6,000 के बीच रुपए, कि भाई प्रॉफिट भी लेगा ना जो प्रोड्यूसर होगा, और गाड़ी खरीदेंगे 2 से 3 लाख के बीच में। और जो बी है, और हम अगली स्लाइड में शायद इसका एनालिसिस भी है, जो देश बी है वहां पर आप खाना खरीदेंगे 1,000 से 2,000 के बीच में और गाड़ी खरीदेंगे आप 5 लाख से 6 लाख के बीच। तो ये है एक ऐसी सिचुएशन जहां ये देश आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे, व्यापार नहीं है। तो हमने बता दिया कि ए में क्या हो रहा है और बी में क्या हो रहा है। अब जरा पिछले टेबल पे वापस जाते हैं। अब आप देखिए संकेत, अगर हम इन दोनों देशों में व्यापार खोल दें तो एज संकेत उपाध्याय अगर आप देश ए में बैठे हैं तो आप बी से क्या चाहेंगे कि इंपोर्ट हो? खाना। करेक्ट, क्योंकि सस्ता है वहां। और अगर संकेत उपाध्याय देश बी में बैठे हैं तो वो क्या चाहेंगे कि ए से इंपोर्ट हो? गाड़ी। करेक्ट। तो मतलब एक जो कृषि में एफिशिएंट देश है वो बी है और गाड़ी बनाने में एफिशिएंट देश वो ए है। ठीक है ना? मतलब इसको आप ऐसे मान लीजिए जैसे जर्मनी को हम बोलते हैं कि बहुत एफिशिएंट है गाड़ी बनाने में, और मैं कहता हूं मान लीजिए कि भारत जैसा देश कृषि में एफिशिएंट। ठीक है, हम नाम नहीं दे रहे, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम ए और बी मान के ही चल रहे हैं। हाँ। तो अब हमने ट्रेड खोला और जैसा कि संकेत ने खुद कहा कि अगर वो ए में बैठे हैं तो वो चाहेंगे बी का खाना है और गाड़ी ए की मिले, और अगर वो बी में बैठे हैं तो वो चाहेंगे कि बी का ही खाना मिले लेकिन गाड़ी ए की मिले। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड से भी अगली स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा। अब आप देश ए में अगर बैठे हैं तो खाना आपको 5,000 की जगह 1,000 में मिल रहा है और गाड़ी तो 2 लाख की थी वो 2 लाख की ही मिल रही है। बी में अगर आप बैठे थे तो खाना आपको 1,000 का था, वो 1,000 का ही है, लेकिन जो गाड़ी थी 5 लाख की वो 2 लाख की हो गई। तो हम क्या कहते हैं? विन विन। तो ये देश के कंज्यूमर्स जो हैं वो खुश हैं इस आउटकम से। और एक बात और, जो प्रोड्यूसर है खाने के बी में वो भी खुश है क्योंकि उनको एक्सपोर्ट मार्केट मिल गई है में, और जो गाड़ी के एक्सपोर्टर हैं ए में वो भी बहुत खुश हैं कि भैया हमको एक्सपोर्ट मार्केट मिल गई बी में, सबको ग्राहक मिल रहे हैं। लेकिन अब संकेत, इस टेबल को देखकर आप एक चीज जरूर सोचेंगे कि यहां विनर्स तो हैं लेकिन लूजर्स भी हैं। और यहां से पॉलिटिक्स शुरू होती है ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड जब भी होता है तो विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। अब देखिए कंज्यूमर दोनों में विनर है। हाँ। देश ए का गाड़ी विक्रेता जो है वो विनर है, देश बी का जो खाने का विक्रेता है वो विनर है, लेकिन देश ए का खाने का विक्रेता लूजर है और देश बी का गाड़ी का विक्रेता लूजर है। तो अब दोनों ही देशों में हमने एक दो दो कैटेगरी बना दी विनर की और एक एक कैटेगरी बन गई लूजर की। और अब इकोनॉमिक्स के पास जवाब नहीं है कि ये लूजर को कैसे, मतलब जवाब है इकोनॉमिक्स के पास, लेकिन क्या उसी जवाब से लूजर्स को सांत्वना दी जाती है? नहीं, यहां आ जाती है पॉलिटिक्स। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं तो ये समझ में आएगा कि जो मैंने आपको कहा उसकी समरी क्या है। अगर हम एक स्लाइड और आगे जाएं कि जो विनर्स हैं और जो लूजर्स हैं उसका एक एग्जांपल है। एक मान लीजिए एक कार कंपनी है बी देश में, इसका नाम है रोबोमोटोकॉप। इसको फुल फ्रेम कर देते हैं। जब व्यापार नहीं हो रहा था तो रोबोमोटोकॉप 5 लाख में गाड़ी बना रही थी और बी देश में 5.5 लाख में बेच रही थी, तो मुनाफा कमा रही थी। फिर व्यापार खुला, जब व्यापार खुला तो ए कहता है मैं तो गाड़ी 2 लाख में बनाता हूं और जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तब भी आपके घर में वो 2 की 3 लाख में आ रही है।
देश में। तो अब आप सोचिए कि जो बी में गाड़ी का विक्रेता था, जो 5.5 लाख में गाड़ी बेचने की जिसको आदत पड़ गई थी, अब उसको compete करना है उस गाड़ी से जो ए से आ रही है और लैंड होने के बाद भी 3 लाख की ही पड़ रही है विक्रेता को, कंज्यूमर को। तो ऐसे में जो देश बी का कार मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बिजनेस बंद कर दे, और या वो अपने आप को इतना एफिशिएंट बना ले कि वो भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 लाख से 2 लाख पे ले। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके सेट पैटर्न होते हैं, हर देश का अपना एक लेबर मार्केट होता है, रॉ मटेरियल्स का मार्केट होता है, शायद आप 2 लाख में ना बना पाए। तो ऐसे में क्या होता है, एक इकोनॉमिक्स का एक प्रिस्क्रिप्शन ये रहता है कि ऐसे में आप वो बिजनेस बंद करिए जहां पे आपकी इकोनॉमी अच्छी स्पेशलाइज नहीं है, वो करिए जो जिस चीज के लिए आपकी इकोनॉमी स्पेशलाइज्ड है। अगर आप जर्मनी में हैं और आपको गाड़ी बनाना अच्छे से आता है तो आप गाड़ी ही बनाइए, आप कपड़ा भारत से खरीद लीजिए। ये कहती है इकोनॉमिक थ्योरी, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में इतना आसान नहीं होता। और यहां आ जाती है पॉलिटिक्स। और अब आपने जिस बात से शुरुआत की, प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ टैरिफ, तो टैरिफ जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टूल बन जाते हैं जिनसे आप ये जो लूजर्स हो गए हैं दोनों इकोनॉमीज में, उनको आप मरहम लगा दें। मसलन अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो टैरिफ का मतलब क्या है? टैरिफ एक टैक्स है जो आप उस चीज पर लगा रहे हैं जो आपके देश में एंटर हो रही है किसी और देश से। ठीक है, मान लीजिए कि आज एक छतरी अमेरिका खरीद रहा है चाइना से $5 में, टैरिफ लगने के बाद मान लीजिए टैरिफ लग गया $2 का, तो टैरिफ लगने के बाद जो चाइना से छतरी आएगी वो $5 की ही आएगी। और लेकिन अमेरिका में जो उसका जो सप्लायर है वो $5 चाइना को देगा और $2 अमेरिकी सरकार को देगा। तो अंत में उसकी कॉस्टिंग तो $7 हो गई ना, 7। तो जो छतरी वो 5 की बेच रहा था अब वो 7 में बेचेगा, हालांकि चाइना को 5 ही जा रहा है लेकिन यूएसए को 2 जा रहा है सरकार। लेकिन अब मार्केट में वो छतरी 7 से कम में नहीं मिलेगी। ये होता है टैरिफ। अब ये टैरिफ कैसे चाइना की कंपेटिटिवनेस को खराब कर रहा है, ये आप इस टेबल में देखिए कि जो बी देश था वो बिना व्यापार के गाड़ी 5 लाख में बना रहा था, हमने एग्जाम्पल देखा। जब व्यापार खुला तो वही गाड़ी अब 2 लाख में मिलने लग गई, तो जो 5 लाख में बना रहे थे बी में वो घाटे में आने लग गए, जो बी के अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर थे। तो ऐसे में देश बी के प्रेसिडेंट है, मान लीजिए कोई ट्रंप के कोई मित्र, उन्होंने कहा अब ऐसा है जो भी गाड़ी आप बाहर से खरीदेंगे 2 लाख वाली, उस पर आपको 3 लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा सरकार। तो आपने आर्टिफिशियली जो गाड़ी इंपोर्ट हो रही है उसको 5 लाख का बना दिया फिर से। वो 3 लाख सरकार ने रख लिए, उसको सरकार और अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो 2 लाख की गाड़ी अब आपके देश में 5 से ऊपर की मिलेगी और अब आपका डोमेस्टिक सेक्टर वापस खड़ा हो जाएगा। क्योंकि तो चाहे बाहर से गाड़ी आए चाहे घर के अंदर की हो, वो होगी 5 ही लाख की। अब 5 की होगी। लेकिन आपने क्या किया इसमें, आपने एक कंपेटिटिव देश की कंपेटिटिवनेस को ब्लंट करने के लिए एक टैक्स लगा दिया। आपने अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कहा कोई बात नहीं, तुम इनएफिशिएंट ही रहो, तुम इनोवेट मत करो, हम तुमको बचा लेंगे। देखिए सुनने में ये पॉलिटिकली सोशली सही लगता है कि नौकरियां बचेंगी, सही बात है। कुछ देश संकेत ऐसा भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, जो एक्सपोर्टिंग देश होते हैं, वो अपने घर में इतनी सब्सिडी दे देते हैं कि उनकी गाड़ी अगर बननी थी 4 लाख की, वो 2 लाख की बन रही है कि सरकार सब्सिडी दे रही है उनको। तो टैरिफ हमेशा गलत नहीं होते। मतलब टैरिफ ये लीगली भी आप देखिएगा कि कई केसेस में टैरिफ लगाना जायज भी माना जाता है कि अगर आप मार सब्सिडी दे रहे हैं अपने देश में और उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो इंपोर्टिंग देश है उसकी इकोनॉमी तो डिसरप्ट हो रही है,
लेकिन आपकी भी कोई कंपेटिटिवनेस नहीं है, ये आप अपनी तरफ से सब्सिडाइज कर रहे हैं अपने प्रोड्यूसर को। तो ऐसे केस में टैरिफ लगता है, ठीक है, वो बात समझ में आती है, लेकिन टैरिफ को अगर हम ऐसे प्रेजेंट करें कि टैरिफ लगाएंगे नौकरियां बचाएंगे, तो ये पूरी स्टोरी नहीं है। क्योंकि अब हम जब अगली स्लाइड पे जाएंगे हम देखेंगे 2-3 चीजें होती हैं इससे। पहला ये कि आप जब टैरिफ लगाते हैं तो सामने वाला भी टैरिफ लगाए, ये एक एस्केलेशन होती है, ट्रेड वॉर बोलते हैं फिर इसको। अभी आप देखिए चाइना ने लगा दिया, यूएस ने लगाया, चाइना ने लगा दिया। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि टैरिफ आप लगाते हैं, आप अपने डोमेस्टिक सेक्टर को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनको इनोवेशन का इंसेंटिव नहीं दे रहे। एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया शेखर गुप्ता का अभी रिसेंटली द प्रिंट में कि ये जो यूएस डंडा कर रहा है टैरिफ के नाम पे, शायद इससे भारत जाग जाए, कि भारत के पास कोई अब चारा नहीं रहेगा कि और एफिशिएंट हो जाए। थ्योरेटिकली ही इज राइट, प्रैक्टिकली वो होता है या नहीं वो अलग बात है। का मतलब ये है कि एक कॉन्सेप्ट होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि जो इंडस्ट्री एफिशिएंट नहीं है वो फेज आउट होनी चाहिए, और वो जो रिसोर्सेज उसमें लग रहे थे वो और एफिशिएंट इंडस्ट्री में लगना चाहिए आपके देश में। लेकिन अगर आप टैरिफ से अपने सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो इससे बात नहीं। जैसे यूएस है, अगर मैं ये कहूं संकेत आज की यूएस टैरिफ लगा देगा और यूएस में कोई चीज इंपोर्ट हो रही थी, टैरिफ लग जाएगा, डोमेस्टिक रेट पे आ जाएगा। लेकिन अगर वही चीज यूएस में बने तो यूएस में लेबर कॉस्ट इतना हाई है कि चांस है कि वो ज्यादा रेट पर मिलेगा फिर भी डोमेस्टिकली, कंज्यूमर को लॉस होगा। एक और बताता हूं मैं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चीजें ऐसी होती हैं जो टैरिफ के चपेट में आ जाती हैं, जो देश टैरिफ लगाता है वो वहां पे कच्चे माल की तरह काम आती हैं। मान लीजिए स्टील, मैं यूएसए हूं और मुझे लग रहा है कि चाइना से आता हुआ स्टील मेरी स्टील इंडस्ट्री को तंग कर रहा है, तो मैं टैरिफ लगा दिया। अब ये मैं भूल गया कि वही स्टील मेरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या जो मैं जहाज बनाता हूं उसमें लग रहा था, तो मैंने चाइना से आते हुए स्टील का दाम बढ़ा दिया, मेरे स्टील का दाम अपने आप पहले से ही ज्यादा है, तो अब मेरी जितनी इंडस्ट्री स्टील की खपत कर रही है उन सब में भी दाम बढ़ जाएंगे। तो टैरिफ्स को इसीलिए नेट नेट एक अच्छी चीज नहीं माना जाता थ्योरेटिकली, लेकिन पॉलिटिकली, जैसा कि मैंने आपको कहा, इकोनॉमिक्स में हमेशा पॉलिटिकल एलिमेंट्स आते हैं पॉलिसीज में, और यहां पर एक पॉइंट पर आके इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ऐसा लग रहा है अभी ये टैरिफ्स जिस तरीके से किए जा रहे हैं, जिस बेसिस पे किए जा रहे हैं, उसमें कुछ इकोनॉमिक्स तो हो सकती है लेकिन काफी हद तक पॉलिटिक्स भी है इसमें, और काफी हद तक पॉलिटिक्स ही है रादर में तो। बट इकोनॉमिक फाउंडेशंस जो इस पूरे प्रोसेस की हैं, टैरिफ की, ट्रेड की, वो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दो देशों की तुलना करके आपने यहाँ बताना चाहा कि टैरिफ चलता कैसे है और ट्रेड कैसे होता है, और ट्रेड के बाद टैरिफ का उपयोग किस तरीके से किया जाता है। अब ये तो इंटरनेशनल बात हो गई, एकदम घर की ही बात कर लें। पेट्रोल और डीजल दोनों के ही केस में क्रूड ऑयल का दाम कम हो रहा था, तो ये माना जा रहा था कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम होंगे। लेकिन सरकार ने लोगों को ये बताया कि देखिए, आपके पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो उतने ही रहेंगे। और उसने अपनी एक्साइज ड्यूटी 2-2% 2-2 रुपए बढ़ा करके वो अपना टैरिफ ले लिया। यानी कि अगर भारत सरकार चाहती तो ये 2-2 रुपए की राहत कंज्यूमर्स को दे सकती थी, लेकिन भारत सरकार ने चुना कि हम टैक्स वसूली बढ़ा दें और ये जो सस्ते में क्रूड ऑयल मिल रहा है उसका बेनिफिट पास ऑन ना करें, अपना राजस्व बढ़ा लें। तो आपको लगता है इसी का एक इंटरनेशनल लेवल पर चीज टैरिफ में देखने को मिलती है? मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा फर्क है संकेत। इन प्रिंसिपल सुनने में सेम लगता है कि आपने दाम पे टैक्स लगा दिया, वो आपने रख लिया राजस्व में अपने, बट थोड़ा डिफरेंस इसमें ये है कि टैक्स, अब इंडिया में प्रॉब्लम ये है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत पुअर है हमारा, जो इनकम टैक्स कवरेज बहुत पुअर है।
तो इंडिया में रेवेन्यू मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है, एक ज्यादा शेयर, जो जीएसटी है, जो पेट्रोल है, अल्कोहल, इसमें टैक्सेस जो लगते हैं, जो कि गलत है। एक प्रोग्रेसिव देश में ज्यादा टैक्स इनकम टैक्स से आना चाहिए, क्योंकि साबुन की टिक्कियां चाहे आप खरीदे या कोई गरीब आदमी खरीदे, आप उतना ही टैक्स दे रहे हैं, तो आपकी इनकम के कंपेंसरेट वो रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है, कि आपकी अगर फला इनकम है, किसी की आपसे कम है, फिर भी आप टैक्स साबुन पे 2 रुपया 3 रुपया ही दे रहे हैं, दोनों से। लेकिन इनकम टैक्स आप ज्यादा देंगे और कोई आपसे गरीब होगा तो वो कम देंगे, तो इनकम टैक्स ज्यादा होना चाहिए। ऐसे में सरकार के पास, क्योंकि इनकम टैक्स जैसे एग्रीकल्चर पे नहीं है और देश का एक बहुत बड़ा तबका एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो ये अनपॉपुलर डिसीजन सरकार ना ले, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करती है। और खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, हमने कितने शोज किए हैं, कितनी तरह की स्कीम्स हैं, उनको फंड करना है, डिफेंस को फंड करना है। तो वो सरकार ने एक कैसी ट्रिक खेली कि देखिए हम दाम नहीं बढ़ा रहे पेट्रोल का, लेकिन हम आपको ये नहीं बता रहे कि हमारी कॉस्ट कम हो गई है, तो गैप जो है वो हम अपने पास रख रहे हैं। वो ये ट्रिक कि देखिए खर्चे हैं और इनकम बढ़ाने के मेरे पास जरिए कम है, तो मैं ये ट्रिक करके आपको मैं, ठीक है, वो सरकार का पॉलिटिकल स्मार्टनेस है। अगर यूपीए के जमाने में ऐसा होता तो क्या ऑपोजिशन और क्या मीडिया सड़क पे आ चुका होता। आज की तारीख में मीडिया में भी हिम्मत नहीं है ये बात उठाने की, है ना। हाँ। ये तो आपने बात कर दी, मुझे तो लगता है इस पर कितने शोज हो जाने चाहिए थे अभी तक, बट कम हुआ है, कवरेज कम है। खैर, अब टैरिफ की जो बात है, ऑन द कॉन्ट्ररी, टैरिफ में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन एक सेकेंडरी इशू है। जो रेवेन्यू बढ़ेगा टैरिफ से वो सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू है वहां पॉलिटिक्स और अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, इसलिए थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, दोनों में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वो रेवेन्यू अंततः आप कैसा भी उसको मान ले, सरकार लाभकारी योजनाओं में ही लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगाएगी, बट दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थोड़े डिफरेंट। मेरा आखिरी सवाल और वो ये है कि हमने कई बार ये चीज देखी है कि देश ए और बी जब ट्रेड करते हैं और उसके बाद उसमें टैक्स और टैरिफ लगता है, तो उसमें अक्सर कुछ देश दूसरे देश पर आरोप लगाते हैं कि हम तो तुम्हें बहुत कम टैक्स पर चीज दे रहे हैं और तुम हमारे सामान को अपने देश में ताकि ना आने दो, उस वजह से तुमने इतना ज्यादा टैरिफ लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया है। तो इसमें समानता क्यों नहीं है? तो अब जैसे ट्रंप ने बोला कि भाई समानता होनी चाहिए, आप जितना हमारे ऊपर लगाएंगे उतना ही हम आपके ऊपर लगाएंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं है, हमने वो भी देख लिया है, तो उनके अमाउंट्स में अलग अलग फर्क है। तो देश ये कैसे तय करते हैं कि वो टैरिफ कितना लगाएं? संकेत, इसके लिए आपको WTO के डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, लेकिन जिस लीगल फ्रेमवर्क के आधार पर टैरिफ डिटरमिन होते हैं, एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे डिटरमिन होते हैं और लीगली जो एप्लीकेबल माने जाते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, वो आपको एक ट्रेड लॉ के एक्सपर्ट बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इसकी गाइडलाइंस हैं। WTO का आज कोई नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि WTO जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी हद तक, आप देखिए यूएन की भी आज क्या पोजीशन रह गई है। WTO, UN, ILO, ये सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो में। आज इनकी जो पोजीशनिंग है वो काफी कमजोर है। कमजोर हो गए। पूरे कॉन्वर्सेशन में ये टैरिफ वाले WTO का आपने नाम सुना भारतीय मीडिया में खासकर? मैंने अभी तक नहीं। बट ये सब है, ये सब, अगर आप एक ट्रेड लॉ के स्टूडेंट हैं, मैंने थोड़ा ट्रेड लॉ पढ़ा था एक जमाने में, तो ये सब है, उसके पूरे एक फ्रेमवर्क है कि किस हद तक, क्यों, कब नहीं, ये सब मेंशन्ड है उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया मास्टर क्लास रही आज ट्रेड और टैरिफ दोनों चीज को समझने के लिए। अब मार्केट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, उसका सबसे बड़ी वजह ही यही है क्योंकि ट्रेड और टैरिफ अर्थव्यवस्था तय करते हैं, अर्थव्यवस्था का मूड तय करते हैं। आप यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाएंगे, उसका कोई पुर्जा किसी और देश से आएगा और अगर टैरिफ लग गया तो वो फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और उसके चलते फिर वो इंडस्ट्री प्रभावित होगी और फिर स्टॉक मार्केट में शॉक मार्केट हो जाएगा, जैसे कि हमने होते हुए देखा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू डॉक्टर बत्रा ने समझाने की कोशिश की, और वो ये है कि ट्रेड क्या होता है और ट्रेड पर टैरिफ कैसे लगता है। ये जो पूरा बवाल चल रहा है, आशा है कि आपको उस बवाल के केंद्र में क्या चीज है वो इस एपिसोड के बाद अच्छे से समझ में आई होगी। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी
रेड माइक पाठशाला में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।